हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्रीकल्चर के अगले टॉपिक में हम बढ़ते हैं कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी को पढ़ा, कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ को देखा। अब ये तीसरा और महत्वपूर्ण है वो है ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल की जब हम ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सॉइल का ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है? कार्बनिक पदार्थ के बारे को लेकर है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं ये बिना सड़े हुए और सड़े हुए दोनों प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। ऑर्गेनिक जो मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है, ये नॉन डिकम्पोज्ड प्लस डिकम्पोज्ड दोनों प्रकार के पदार्थों का मिला हुआ रूप है। नॉन डिकम्पोज्ड मतलब बिना सड़ा हुआ पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ आता कहां से? मिट्टी में। तो जैसे पेड़ पौधे के पत्ती, डगाल टूटकर जब मिट्टी में गिर जाते हैं तो उस स्थिति में वो गिरने के पश्चात ताजी स्थिति में रहते हैं, फिर उनका सड़न धीरे धीरे होता है, अर्थात डिकम्पोजिशन या विघटन जो है बहुत स्लोली धीरे 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 विघटन होते जाता है। तो पहले तो वो नॉन डिकम्पोज्ड फॉर्म पे रहते हैं और नॉन डिकम्पोज्ड के बाद वो किसमें होते हैं? माइक्रोबैक्टीरिया जो रहते हैं या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में प्रेजेंट है वो उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? हम लोगों का ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो जब कभी भी ऑर्गेनिक मैटर किसी मिट्टी में है अर्थात वो मिट्टी की प्रॉपर्टीज को भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। जब ये नॉन डिकम्पोज्ड फॉर्म में रहता है तब तो ठीक है, मगर जब वो डिकम्पोज्ड फॉर्म पे होता है तो डिकम्पोज्ड फॉर्म में होता है तो उस डिकम्पोज्ड वाले पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? ह्यूमस के नाम से जानते हैं। ये हमारा ह्यूमस होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर जब पेड़ पौधे, पत्ती, कुछ छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब मरने के बाद मिट्टी में गिरते हैं और उसी में उनका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है तो उनसे निकलने वाले जितने भी जो पदार्थ हैं वो सब पदार्थ मिट्टी के ही अंग बन जाते हैं। तो सड़ने के पश्चात वो ह्यूमस कहलाता है और जब तक सड़ा नहीं रहता तब तक हम सामान्यतः उसको ऑर्गेनिक मैटर के नाम से ही जानते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो ये ह्यूमस जो है वो क्या चीज है? ऑर्गेनिकली यदि हम ह्यूमस के ऊपर चर्चा करेंगे तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, रेजिन, मोम, इसी सब प्रकार का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो भी ह्यूमस है, हमने तो देखा ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी में तो ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी का मेन कंटेंट ही हम किसी ऊपर पूरा को पूरा स्टडी करने जा रहे हैं, ह्यूमस के ऊपर अपन बात करने जा रहे हैं। तो इसमें जब कोई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में गिरता है तो पहले नॉन डिकम्पोज्ड फॉर्म पे रहता है, फिर धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन होता है अर्थात विघटन होता है और विघटन होने के पश्चात वो किस रूप में बदल जाते हैं? ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। तो अब हम ह्यूमस के ऊपर क्या है चर्चा करते हैं कि ह्यूमस क्या है मूल रूप से। ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हो गया हम लोगों का ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस का कंपोजिशन, ह्यूमस क्या रहता है? ह्यूमस ऐसे देखा जाए तो विघटित कार्बनिक पदार्थ हैं। इनका विघटन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया हो गया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे इनका विघटन होता है। विघटन का मतलब होता है सड़न या सड़ जाना। तो ये विघटित कार्बनिक पदार्थ हैं। इसमें मूल रूप से क्या चीज मिला हुआ रहता है या किनसे मिलकर ये बना रहता है? तो केमिकली यदि देखा जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। यदि इसमें हम देखें तो इसमें क्या क्या चीज मौजूद है? इस पर मौजूद है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, रेजिन, वसा इत्यादि, ये सब चीज मिलकर बने रहते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से यही रहता है। इसका रंग जो रहता है वो गहरा भूरा से काला रंग लगभग होता है इसका। फिर यदि देखा जाए कि इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंटल
कंपोजिशन क्या है इसका। एलिमेंटल कंपोजिशन शब्द का तात्पर्य क्या होता है कि इसमें रासायनिक रूप से ये सब चीजें तो हैं, मगर कौन से एलिमेंट का परसेंटेज कितना है इस चीज के बारे में बताया गया है। तो एलिमेंटल कंपोजिशन देखा जाए ह्यूमस में तो कार्बन की मात्रा लगभग 50% होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 5%, हाइड्रोजन 5% और ऑक्सीजन की मात्रा जो रहती है लगभग 35% है। नाइट्रोजन की मात्रा होता है 5%, हाइड्रोजन की मात्रा भी होती है लगभग 5%, और बाकी अदर्स जो होते हैं वो रेस्ट जो है वो 5% है। इसका मतलब तो हमको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन ही मूल रूप से उसमें क्या है मौजूद रहते हैं, मगर नाइट्रोजन की उपस्थिति भी क्या करती है, कार्बनिक पदार्थों को महत्वपूर्ण यौगिक बनाती है, महत्वपूर्ण चीज बनाता है। अब ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस के बारे में देख रहे हैं, तो ह्यूमस का क्लासिफिकेशन किया गया। ह्यूमस की जो क्लासिफिकेशन है, या ऐसा हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर के जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर के क्लासिफिकेशन में एक तो ह्यूमस है, तो ह्यूमस को हम ह्यूमिक सब्सटेंसेस कह देते हैं, ह्यूमिक सब्सटेंसेस। और ये जो रहता है नॉन डिकम्पोज्ड, ये हम लोगों का नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस में क्या मौजूद रहता है, नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ये जितने भी चीजें हैं ये सब मौजूद रहते हैं, ये सब नॉन ह्यूमिक है, मगर इनका डिकम्पोजिशन होता है तब वो जाकर क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। अब ह्यूमस या ह्यूमिक सब्सटेंसेस ही मूल रूप से देखा जाए तो कार्बनिक पदार्थ के बारे में बताता है। तो इस ह्यूमस के या ह्यूमिक सब्सटेंसेस का 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन जो है वो किस आधार पे किया गया है कि इसमें ये इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर वेट के अलावा ये एसिड और बेस किसमें घुलनशील है, उन चीजों को लेकर। तो ह्यूमस के ये क्लासिफिकेशन में या ह्यूमिक सब्सटेंसेस का जो क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं कि ह्यूमस को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो ह्यूमस का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 रूप में है। पहला जो होता है वो है फुल्विक एसिड, दूसरा जो रहता है वो है ह्यूमिक एसिड, तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है ह्यूमिन। फुल्विक एसिड क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, अर्थात इसके आणविक भार, इनका जो परमाणविक भार है या आणविक भार है या मॉलिक्यूलर वेट है ये कम होता है, और इसके साथ साथ ये बोथ एसिड प्लस बेस इन दोनों में क्या होते हैं, ये सॉल्यूबल होता है। इसका मतलब ये है एसिड और बेस दोनों में ये घुलनशील है, दोनों में ये क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो ह्यूमस का वो हिस्सा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो और वो एसिड और बेस दोनों में क्या हो, सॉल्यूबल हो, इनको हम किस नाम से जानते हैं, फुल्विक एसिड के नाम से जानते हैं। दूसरा है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड में क्या होता है, ये मीडियम मॉलिक्यूलर वेट होता है, और मीडियम मॉलिक्यूलर वेट के अलावा ये क्या है, केवल और केवल ओनली बेस में ये क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, अर्थात केवल और केवल बेस में ये घुलता है, क्षार पर। ये अम्ल और क्षार दोनों में घुलनशील है, ये केवल क्षार में घुलनशील है। लेकिन ह्यूमिन ये एक प्रकार का ऐसा ह्यूमस है या एक प्रकार का ऐसा ह्यूमिक सब्सटेंस है, ह्यूमिक पदार्थ है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहता है, हाई होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, और नाइदर एसिड नॉर बेस, अर्थात ना तो एसिड ना तो बेस, किसी में घुलनशील नहीं है। इनके ऊपर बहुत छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये सब्सटेंसेस जो हैं कौन से सब्सटेंस किसमें क्या होता है, मौजूद होता है करके, या कौन किसमें घुलनशील है। फुल्विक एसिड ह्यूमिक सब्सटेंस है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, दोनों एसिड और बेस दोनों में क्या है, ये सॉल्यूबल है। जबकि ह्यूमिक एसिड जो है
मॉडरेट या मीडियम मॉलिक्यूलर वेट का है, केवल क्षार में सॉल्युबल है। ह्यूमिन एक ऐसा चीज़ है जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है और ना तो एसिड ना तो बेस, दोनों में से किसी में भी ये सॉल्युबल नहीं है। ये इसके बारे में। क्या होता है जब ह्यूमस का, इससे पहले जो हमने देखा था वो तो केमिकल कंपोजिशन था, इसका जब बायोलॉजिकल कंपोजिशन देखा जाता है, बायोलॉजिकल कंपोजिशन, तो बायोलॉजिकल कंपोजिशन में इसमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 40% जो रहता है वो लिग्निन होता है और 40% लिग्निन और अप्रोक्सीमेटली 33% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसीलिए लिग्निन और प्रोटीन के कारण ह्यूमस को लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इजी सा पॉइंट है, इस नाम को ध्यान रखना है हमें कि प्रोटीन का ह्यूमस का एक दूसरा नाम जो है वो दूसरा नाम क्या है हम लोगों का, लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ह्यूमस में 45% लिग्निन की मात्रा उपस्थित होती है और 33% प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो इसमें इन दोनों के नाम के कारण इसका ह्यूमस को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब बात आती है कि ह्यूमस की विशेषता क्या है, ह्यूमस की प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति एवं विशेषताएं। अब इसकी विशेषता ह्यूमस की, तो ह्यूमस की विशेषता में सर्वप्रथम विशेषता है कि यह सूक्ष्म कोलाइड कण अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं। पहला, इसके जो मिसेल होते हैं, ऐसे हम ले लें, मिसेल सूक्ष्म कोलाइड कण से होते हैं, सूक्ष्म कोलाइड कण बना रहता है और जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अणु रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये रवादार स्ट्रक्चर होता है अर्थात लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी का तात्पर्य है कि इनकी स्थिति, इनका कंपोजिशन कंटिन्यू क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण चीज है कि ह्यूमस का सतही क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होता है, किससे, सिलिकेट क्ले के सतही क्षेत्रफल से। दूसरी प्रॉपर्टी है ह्यूमस का सतही क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर होता है किसके, सिलिकेट क्ले के सतही क्षेत्रफल से। तीसरा है कि यह ऋण आवेशित होता है, इसलिए इसमें अम्लीय प्रकृति होती है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि यह ऋणावेशित होती है। ऋणावेशित होने के कारण ये क्या है, अम्लीय प्रकृति है। और अम्लीय प्रकृति क्यों होता है, क्योंकि ऋण आवेशित इसमें COOH ग्रुप रहता है या तो फिर फेनोलिक ग्रुप होता है C6H5OH, C6H5OH ग्रुप की उपस्थिति होती है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की प्रधानता होती है या फिनोलिक ग्रुप की प्रधानता होती है। इसको फिनोलिक ग्रुप कहते हैं, C6H5OH इस ग्रुप की प्रधानता होती है। इन दोनों ग्रुप की प्रधानता के कारण ह्यूमस क्या होता है, ऋण आवेशित होता है और ऋण आवेशित होने के कारण वो क्या है, कैसा व्यवहार करता है, अम्लीय। तो हो सकता है ऐसा पूछ दिया जाए प्रश्न कि ह्यूमस की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय, तो ह्यूमस की प्रकृति सदैव अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर होता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब इसका पीएच वैल्यू बढ़ता है,
हाई पीएच वैल्यू पर केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC जिसे हम कहते हैं, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, धन आयन को एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी है ये लगभग 150 से 300, इसका वैल्यू होता है 150 से 300 कूलम, 150 से 300 कूलम मोल पर किलोग्राम होता है, कूलम मोल पर केजी होता है। ये कूलम इसलिए बोला गया क्योंकि केटायन का एक्सचेंज हो रहा है, केटायन एक प्रकार का चार्ज है, इसलिए सी का मतलब क्या होता है, कूलम है। इसकी जल धारण क्षमता सिलिकेट क्ले की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक होती है। पांचवा बिंदु जो है जल धारण क्षमता, सिलिकेट क्ले की तुलना में 4-5 गुना ज्यादा। इस बात को ध्यान रखना है कि ये जल कितना स्टोर कर लेता है, जल धारण कितना है इसका, तो सिलिकेट क्ले की तुलना में ये ज्यादा पानी अपने में क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है। इसमें प्लास्टिसिटी और कोहेजन निम्न होता है, काले रंग का होता है और केटायन एक्सचेंज प्रतिक्रिया सिलिकेट की तरह ही होता है। तो ये जो 5 जो बिंदु लिखे हैं ये मूल रूप से है, बाकी 2 जो चीजें हैं वो उसकी प्रकृति को बता रहा है कि ये काले रंग का होता है, इसका केटायन एक्सचेंज जो दिया गया है 150 से 300 कूलम मोल पर किलोग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम में इतने कूलम इतने मोल में क्या होता है, केटायन को एक्सचेंज कर लेता है। तो ये जो केटायन एक्सचेंज है बिल्कुल सिलिकेट क्ले के ही भांति है, सिलिकेट क्ले के जैसे ही है। तो ये इसके बारे में बात किया। अब अगला जो पॉइंट है, ह्यूमस बनेगा कब। तो ह्यूमस बनने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि कार्बनिक पदार्थ का क्या होना चाहिए, विघटन होना चाहिए। यदि हम ह्यूमस की बात करते हैं तो ह्यूमस बनने का प्रक्रिया क्या है, पेड़ पौधे या जीव जंतु मरने के पश्चात या उनका जो भी डेड बॉडी है वो मिट्टी के सतह के ऊपर है, तो वो सतह के ऊपर है तब तक तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, मगर वो कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल है, नॉन ह्यूमिक है। नॉन ह्यूमिक मतलब क्या है, अभी वो सड़े नहीं है, अभी उनमें डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, मगर जैसे उनका डिकम्पोजिशन होगा तो वो विघटित हो जाएंगे, विघटित होंगे तो क्या बनेगा, ह्यूमस का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में ये एक महत्वपूर्ण बात आती है कि कार्बनिक पदार्थ का विघटन होगा तब ह्यूमस बनेगा। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्बनिक पदार्थ के विघटन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, कार्बनिक पदार्थ के विघटन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या कारक हैं इनको जो प्रभावित करता है। तो प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला जो चीज है वो है आर्द्रता, अर्थात मॉइस्चर, आर्द्रता। मॉइस्चर किस प्रकार से प्रभावित करता है कि सूखे क्षेत्र में विघटन कम होता है और आर्द्र क्षेत्र में विघटन ज्यादा होता है। तो आर्द्र क्षेत्र में विघटन ज्यादा होता है तो इसलिए वो ह्यूमस का निर्माण जल्दी होगा, तेजी से होगा और मिट्टी में हमें खाद डालने की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है, किसकी तुलना में, सूखे क्षेत्रों की तुलना में। तो आर्द्रता क्या करता है कि मॉइस्चर इंक्रीज होता है तो विघटन भी क्या हो जाएगा, विघटन बढ़ जाता है। ये इस बात को ध्यान देना, विघटन बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो रहा है कि ह्यूमस की मात्रा भी क्या हो रही है, सॉइल पे इंक्रीज हो रही है। बस सामान्य रूप में देखना है कि जब मॉइस्चर इंक्रीज होता है तो विघटन बढ़ता है, उसके कारण ह्यूमस भी बढ़ जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है तापमान। विघटन के लिए आदर्श जो तापमान होता है 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मतलब यह है कि उन जगह पर जहां पर तापमान जो है, जिस स्थान पर टेम्परेचर 24 से लेकर लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो ऐसे जगह में विघटन क्या होता है, बढ़ता है। विघटन बढ़ेगा तो सेम है, ह्यूमस की मात्रा वहां भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा देखना कि उन जगह पर जहां का तापमान बहुत निम्न होता है, माइनस डिग्री में होता है या 10 डिग्री से कम होता है, ठंडे क्षेत्र होते हैं, वहां की मिट्टी कम उपजाऊ होती है खेती के लिए। इसीलिए वैसे जगह में क्या होते हैं,
उन टाइप की जो फसलें हैं जो वहां के लिए है या जिनको ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है मिट्टी से, और ये खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे एप्पल का फसल हो गया, अंगूर का फसल हो गया, तो इन टाइप की जो चीजें हैं ये फसल उन क्षेत्रों पर ही हो पाते हैं। तापमान 24 से 35 डिग्री, जैसे हम अपने भारत की अपन बात करते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो वहां सभी जगह तापमान लगभग मैदानी क्षेत्रों में 24 से 35 डिग्री के बीच में क्या है, वैरी करता है। इसलिए इन सभी जगह में ह्यूमस की मात्रा काफी अच्छी रहती है, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा काफी अच्छी मिलती है। मगर फिर भी क्या है कि पहाड़ी और ऊंचे क्षेत्र को यदि हम छोड़ देते हैं तो जितने भी जो कृषि क्षेत्र हैं, कृषि मतलब जिसमें कृषि होती है, किस कृषि क्षेत्र में लगभग 1% से कम या 1% के रूप में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तीसरा जो चीज है वो है वातन। वातन को इंग्लिश में बोला जाता है एरेशन, AERATION। एरेशन शब्द का तात्पर्य यह होता है कि मिट्टी के बीच में जो मौजूद गैप होते हैं उनसे होकर वायु का चलना, तो उनके बीच से जब वायु चलता है तो वो क्या करता है, उसमें मौजूद मॉइस्चर के कंटेंट को कम करता है, और मॉइस्चर का कंटेंट कम होगा तो विघटन कम होगा, विघटन कम होगा तो ह्यूमस की मात्रा भी क्या होगी, कम होते जाएगी। तो वातन क्या करता है, जब वातन बढ़ता है तो वातन बढ़ने के कारण विघटन घटते जाता है, विघटन घटेगा तो उसके कारण क्या होगा, हमारे पास में ह्यूमस का कंटेंट भी डिक्रीज होता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बात है वो है C/N रेशियो। C/N रेशियो ये क्या होता है कि मिट्टी में मौजूद कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात के बारे में क्यों इतना जोर दिया जाता है। C/N रेशियो अर्थात कार्बन की उपस्थिति अपॉन नाइट्रोजन की उपस्थिति, इस बात को यह रिप्रेजेंट करता है। तो C/N जो अनुपात है लगभग क्या होता है, ह्यूमस में 10:1 होता है। ह्यूमस के लिए C/N रेशियो जो है ये लगभग 10:1 है, और इंडिया पर यदि देखा जाए तो C/N रेशियो जो है वो लगभग 14:1 है। अर्थात यह है कि जहां हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक नाइट्रोजन का अणु है तो 14 वहां कार्बन के अणु मौजूद हैं, 14 कार्बन के परमाणु उस जगह पर मौजूद हैं। भारतीय मृदा में अधिकांश जगह नाइट्रोजन की कमी है, इसी कारण यहां नत्रजन उर्वरक या नाइट्रोजिनस जो फर्टिलाइजर है उनकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो अब ये C/N रेशियो किस प्रकार से चीजों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो C/N रेशियो का जो प्रभावित है सीधा सा ये है कि C/N रेशियो जब विघटन होगा तो विघटन होने पर क्या मिलता है, विघटन पर C/N रेशियो के दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि C/N रेशियो जब बढ़ेगा तो विघटन की प्रक्रिया क्या होगी, घटेगी। अर्थात ये देखो, ये C/N रेशियो का क्या यहां प्रभाव बताया है। C/N रेशियो में C/N रेशियो बढ़ेगा तो विघटन घटता है, विघटन क्या होगा, कम होगा। जबकि वहीं पर C/N रेशियो कार्बन अपॉन नाइट्रोजन का रेशियो जब कम होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, विघटन जो है बढ़ता है। अर्थात यह है C/N रेशियो क्या होना, घटना। घटने का मतलब यह है नाइट्रोजन का मान ज्यादा हो रहा है, नाइट्रोजन का मान जब बढ़ेगा तो विघटन भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। उसका कारण क्या है कि जो बैक्टीरिया विघटन कराता है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में ज्यादा अच्छे से डिकम्पोज करता है एज कंपेयर्ड कार्बन के। इसीलिए क्या होता है कि जब कार्बन की उपस्थिति ज्यादा होगी, C/N का रेशियो ज्यादा रहेगा तो उस स्थिति में विघटन नहीं होगा। जबकि कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन का मान जब बढ़ते जाएगा अर्थात C/N रेशियो घट गया। जब आप केवल अंश को बढ़ाते जाओगे तो रेशियो बड़ा होगा, मगर जब आप हर को बढ़ाते जाओगे तो रेशियो छोटा होते जाएगा। इसी बात को यहां पर बताया गया कि C/N का रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि कम नाइट्रोजन है और ज्यादा कार्बन है। तो केवल कार्बन की मात्रा ज्यादा होने से और नाइट्रोजन की मात्रा कम होने से विघटन नहीं होता, क्योंकि विघटित करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम नाइट्रोजन की उपस्थिति में ज्यादा अच्छे से विघटन या डिकम्पोजिशन प्रोसेस को
नहीं कर पाते। जबकि C/N रेशियो जब घटता है उस स्थिति में विघटन क्या होगा, इंक्रीज होता है, विघटन बढ़ जाता है। इसीलिए देखा जाता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है, किस प्लांट की हम बात कर रहे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की, C/N रेशियो बढ़ता है तो विघटन घट रहा है। ये किसमें होता है, सामान्यतः बड़े पेड़ पौधे, ये आसानी से विघटित नहीं होते, मगर ये जो है छोटे पौधे प्लस जितना भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब दलहन और तिलहन फसलें, उनके जड़ में क्या मौजूद होता है, राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया मौजूद होती है। और वो राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया क्या करके रखा रहता है, उसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके रखा हुआ है। तो जैसे ही हम फसल की कटाई करते हैं, वो जड़ का हिस्सा जो जमीन के अंदर में दबा हुआ है, जमीन में बंद है, उनका चूंकि उसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके रखा हुआ है। तो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी तो C/N रेशियो क्या होगा, कम होगा, और C/N रेशियो कम रहेगा तो उसका विघटन क्या होता है, तेजी से हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है हमेशा कि खेतों में जब कभी भी हम कृषि करते हैं तो धान की फसल के बाद दलहन या तिलहन फसल लगाना चाहिए। उस स्थिति को बताने के लिए कि जब दलहन या तिलहन फसल लगाते हैं तो उस फसल में C/N रेशियो क्या रहता है, उस फसल के जो बचे हुए जो हिस्से हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, जैसे हमने फसल के ऊपरी हिस्से को कटाई करके ले लिए तो नीचे हिस्सा जो जड़ का हिस्सा जो जमीन में छूट गया है, प्लस स्थिरीकृत नाइट्रोजन जो मिट्टी में छूटा हुआ है, मिट्टी में उन्होंने जो डिस्पोज ऑफ किया है, तो उसके कारण C/N रेशियो क्या होता है, कम हो चुका रहता है, जिसके कारण उसके जड़ वाले हिस्से का या उस पौधे के टुकड़े का विघटन क्या होता है, तेजी से होता है। और जब विघटन तेजी से होगा तो ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो मिट्टी में कार्बन तो जाएगा ही जाएगा, मगर उपलब्ध नाइट्रोजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वो नाइट्रोजन जो रहता है प्योर नाइट्रोजन के रूप में उपलब्ध नहीं होता, वो एमाइंस के रूप में, अमोनिया के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिसको क्या है, उर्वरक के रूप में वो उपयोग में आ जाता है। तो ये C/N रेशियो के बारे में बात किया। अब C/N रेशियो को लेकर इसके दो सिग्निफिकेंस या दो प्रकार के इसके क्या बताए गए हैं, महत्व बताए गए हैं C/N अनुपात की महत्ता। तो इसकी महत्ता दो है। पहली महत्ता यह है कि उपलब्ध नाइट्रोजन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच प्रतियोगिता होती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रतियोगिता होगी जिन जगह पर नाइट्रोजन की मात्रा कम है, ऐसे मिट्टी में जैसे ही हम नाइट्रोजन से संबंधित कोई उर्वरक डालेंगे तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ के मिट्टी में मौजूद हैं, उनके बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन को ग्रहण करने के लिए, नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के बीच में प्रतियोगिता होती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है तो यह अनुपात मिट्टी में लगभग स्थिर होता है। इसलिए मृदा में कार्बन अर्थात कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति मुख्य रूप से मृदा नाइट्रोजन स्तर पर निर्भर करता है। अर्थात किसी भी मिट्टी में कितना कार्बनिक पदार्थ होगा ये कौन डिसाइड करता है, उसमें मौजूद कार्बनिक नाइट्रोजन या नाइट्रोजन जो उसमें उपस्थित है वो उसे डिसाइड करता है। तो ये C/N रेशियो के बारे में इन बातों को बताया गया कि C/N रेशियो का क्या क्या चीज है। तो ये कार्बनिक पदार्थ के विघटन को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब इसी में एक छोटा सा चीज ये है कि हर कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा क्या है, मौजूद होती है। तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उन सभी कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा उपस्थित है, उसके लिए एक छोटा सा फैक्टर आता है, बेलमैन फैक्टर जिसे हम कहते हैं। अब ये बेलमैन फैक्टर क्या है या बेलमैन फैक्टर को हम कैसे समझेंगे, तो बेलमैन फैक्टर को समझने का ये तरीका है कि 58 ग्राम कार्बन मिलता है किसमें, 100 ग्राम ऑर्गेनिक मटेरियल में। अर्थात 100 ग्राम कोई कार्बनिक पदार्थ है, वो 100 ग्राम कार्बनिक पदार्थ में 58 ग्राम किसकी उपस्थिति होती है, कार्बन की। तो 1 ग्राम कार्बन पाने के लिए कितना ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए होगा हमें, 100/58 ग्राम ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। तो इसका वैल्यू आता है 1.724 ग्राम ऑर्गेनिक मटेरियल। OM का मतलब है ऑर्गेनिक मटेरियल अर्थात कार्बनिक पदार्थ। इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम कार्बन पाने के लिए 1.724 ग्राम ऑर्गेनिक मटेरियल की आवश्यकता होती है। यही जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को या
ये जो अपने को पॉइंट मिल रहा है 1 ग्राम कार्बन अपॉन ऑर्गेनिक मटेरियल का जो वैल्यू है ये कितने के बराबर होता है, 1.724 के बराबर होता है। यही वैल्यू हमारे किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है बेलमैन फैक्टर कहते हैं इसको। ये वैल्यू भी अपने को ध्यान रखना होगा कि 1 ग्राम कार्बन पाने के लिए हमें कितने की आवश्यकता होगी थी, ये बेलमैन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अब ह्यूमस में ही 2 प्रकार के और महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान देना है। एक होता है मक सॉइल, एक होता है पीट सॉइल। ह्यूमस के ही ये भी छोटे से क्या है टाइप हैं। ह्यूमस तो हमने देखा विघटित वाले हैं, तो इसमें इसके 2 और हम बात को देखते हैं। एक है मक सॉइल और दूसरा है पीट सॉइल। मक सॉइल क्या होता है, पूर्ण विघटित अर्थात ये 100% किसके जैसा होता है, ह्यूमस। जबकि पीट जो रहता है आंशिक या नहीं के मात्रा में विघटित होता है। अर्थात पीट जो रहता है, पीट सॉइल किसको बोला जाता है, पीट सॉइल ऐसे सॉइल होते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ का अंशतः विघटन होता है, अर्थात इसमें ह्यूमस निर्माण नहीं होता। जबकि मक सॉइल जो होता है MUCK, ये ऐसे सॉइल होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का या कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण रूप से विघटन होता है। पूर्ण रूप से विघटन होता है इसका मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ह्यूमस है। तो ये 2 शब्द को भी इसमें क्या है पूछा जा सकता है। तो ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक के मैटर में हम जो देख रहे थे, इसमें एक टॉपिक यहां तक होता है। इसका अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है कार्बनिक पदार्थ की भूमिका, कार्बनिक नाइट्रोजनों का खनिजीकरण और वो हमारे फसल के लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।